कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहो। ठीक है, आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग कहाँ मिलना है बेटा? प्रश्नावली 4.2 में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 परिचय और समाधान कर चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 का उसमें हमने क्या किया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है। हमने क्या पाया कि कोई भी समीकरण यदि ax² + bx + c = 0 के रूप में हम लिख पाते हैं, जहां a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन a शून्य न हो, तो वो समीकरण क्या कहलाता है बेटा? द्विघात समीकरण कहलाता है। इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में हम लोग समीकरण का हल निकालेंगे। हल मतलब उनके शून्यक निकालेंगे। शून्यक मतलब x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। मतलब यदि हम x का वह मान निकाल पाए जिससे x की जगह पे वो रखने पर ये चीज पूरा शून्य आ जाए। ठीक है, ठीक बेटा। तो क्या कहलाएगा? इसका द्विघात समीकरण का, इस समीकरण का हल कहलाएगा, या x का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, द्विघात हम लोग कर रहे हैं तो शून्यक कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड तो हम लोग बेटा बहुत पहले से जानते हैं। कब से जानते हैं? 9th में तो हमने विधिवत सीखा बेटा। तो हम करते हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा अभी कम है हमारे पास, कोई बात नहीं, इसी में मैनेज किया जाएगा। क्या दे रखा है? दिया है, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हम करेंगे, तो दिया है से शुरुआत कर लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0। बहुत सुंदर बेटा। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला टर्म है, ये वाला जो पद है, इसके 2 टुकड़े करते हैं। इसके 2 पार्ट करके हम पूरा जो 3 पद है इसमें, उसको 4 पद में बना लेते हैं। इसके टुकड़े कैसे करते हैं? ये इसका जो ये हमारा अचर है और x² का जो गुणांक होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहाँ बेटा 1 है, यहाँ 10 है, तो 10 ही आएगा। तो 10 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 5। क्यों? क्या होगा बेटा? 2 × 5। अब देखो, अब ये हमारे पास डिजिट है 2 और 5। ठीक है, गुणनखंड है 2 और 5। तो 2 और 5 से हमको ऐसा एडजस्ट करना है कि ये जो टर्म है 3 ये बन जाए। ठीक है, मतलब ये इसके 2 टुकड़े करें ऐसा कि गुणनफल हमारा 10 आ जाए। ठीक है, गुणनफल 10 आ जाए और योग ऋण 3 आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं, यदि 5 और 2 का पेयर बना लेते हैं, क्या लिखें? या x² - 5x + 3x - 10 = 0। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो बात कुछ बन जाती है। 5 और 2 ना बेटा? क्यों? यदि हम ऋण 5 और धन 2 को जोड़ेंगे, ऋण 5x और धन 2x को जोड़ेंगे तो ऋण का 3x आएगा। ठीक बेटा, लेकिन जब हम ऋण 5 को धन 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 10 आएगा। बस हमको यही चाहिए। यदि ये आपने ठीक से कर लिया यदि ये आपने ठीक से कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, आपका हल हो गया। बस अब 4 पद हो गए, 2-2 का पेयर बनाएंगे और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है बेटा? या x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x - 5। अब देखो, यहाँ भी कॉमन लेने के बाद यही बचना चाहिए। तो ना हो तो आप x - 5 पहले ही लिख लो। क्यों? हमको तो यही लाना ही है। यदि हम ये नहीं ला पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ x है, यहाँ 2x था प्लस का, तो ये हम +2 यहाँ डाल दें तो 2x हो जाएगा। अभी अगला चेक हो जाएगा, +2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस से पहले एक पद हो गया, इस प्लस के बाद एक पद हो गया, और दोनों में x - 5 कॉमन है।
तो यहाँ बच्चा क्या, यहाँ बच्चा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो गुणनखंड कर लिया है, जो हमारा बाया पक्ष था, बाया पक्ष के गुणनखंड हो गए, क्या क्या हो गए, x ऋण 5 गुणा x धन 2। अब ये दो गुण खंडों का गुणनफल शून्य कब आता है, या तो दोनों शून्य हो या तो कोई एक शून्य हो। क्यों बेटा, 5 इंटू 0 क्या होता है 0, या 0 इंटू कुछ भी लिख दो बेटा, कुछ भी लिख दो, ठीक है, इक्वल टू भी 0। तो 0 कब आया है, या तो सेकंड टर्म 0 था या फर्स्ट टर्म था, या लेकिन यदि हम दोनों टर्म 0 है तब भी रिजल्ट हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 तभी हो सकता है, या तो ये 0 या तो ये 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तब x बराबर 5, यदि x धन 2 बराबर 0 तब x बराबर ऋण 2। अतः x की क्या मान हो गए, x बराबर एक तो आ गया 5 और x बराबर 5 और यही लिख दो 5 और x बराबर कितना ऋण 2, बस यही हो गया। अब ये देखो बेटा, ये आपके समीकरणों को ये संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कहीं हम लोगों में गलती हुई है। यदि हम -2 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ऋण 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 और यहाँ -2 रखोगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है, ऋण का 6 आ जाएगा, नहीं ये धन का 6 आ जाएगा, ये धन का 6 आएगा, ये भी धन का 4 आएगा, तो ये धन का 10 हो गया, ऋण 10, 0 आ जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ये वैल्यू रखोगे तो बेटा आ जाएगा 25, ठीक है, ये धन का 25 हो जाएगा और ये धन का 10 है, तो 35 हो जाएगा। और यदि हम ऋण 2 रखते हैं, 5 रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये ऋण 10, धन 25 और धन 35 और ऋण 35, शून्य आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। ऐसे ही करना है बेटा, मिडिल टर्म को, मध्य पद को कि दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो एडिशन के रूप में होते हैं, एडिशन के रूप में हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है बेटा, देखो 6 को जब 2 से गुणा करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा बेटा, 12 के खंड करोगे, 12 के खंड किए तो 2 छाक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब इसमें देखो इन्हीं में से हमको बनाना है जोड़ा कि धन 1 आ जाए, रिजल्ट क्या है धन 1 और गुणनफल आवे ऋण 12, क्योंकि ये धन है ये ऋण है, तो गुणनफल ऋण 12 कब आएगा, गुणनफल ऋण तब आता है, गुणनफल ऋण तब आता है जब एक धन हो और एक ऋण हो। इसका मतलब इसमें जिसके 2 टुकड़े होंगे, एक धन का होगा एक ऋण का होगा, और धन वाला ज्यादा होगा। क्यों, यहाँ धन x दिख रहा है, तो हम इसको 4 और 3 में तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा यार 2x स्क्वायर धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। अब वही पुरानी बात, यहाँ कामा ले लो, 2x कामा ले लिया तो यहाँ बचा 2, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा x प्लस 2x निकल गया, 2 माइनस 3 कामा ले लो तो यहाँ भी बचा x प्लस 2, ठीक है, -3 को उसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2x माइनस 3। फिर वही पुरानी बात, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू -2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 3/2। अतः x का मान, अतः x बराबर कितना बेटा ऋण 2 और
2। ठीक है, ये आ गया बेटा, यही आपका उत्तर हो गया। बहुत सुंदर। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, हैं? किसी वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हो, हैं? जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये -2 आया कि नहीं, तो -2 का यहाँ रख दोगे बेटा, यहाँ रखोगे ना, तो -2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 को ऋण 2 से गुणा करोगे तो -4 आएगा। -4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ गया, ये टर्म आ गया 8, और ये ऋण 2 और ये ऋण 6 मिलकर के शून्य बना देंगे। 8 में से 2 जाएगा 6 ऋण 6 बराबर शून्य, शून्य लाना था। ऐसे 3/2 से भी चेक कर सकते हो। 3/2 रखोगे, 3 9, 9/4 हो जाएगा। तो ये ठीक बेटा है। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आप रख के चेक करना चाहते हो, 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, 3/2 है ना बेटा, तो 3/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/4, और प्लस का 3/2, ये ऋण 6 आएगा, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 9 3 12/2 बराबर 6, ये 6 आ गया, इतना आ गया 6, ये ऋण 6 मिलकर के शून्य बन गया। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर लिया, अब फिर जो एक एक खंड है उसको शून्य बता दिया कि ये शून्य है तब x का मान ये होगा, ये शून्य है तब x का मान ये होगा। बस इतनी सी बात है बेटा, छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी, और छोटी छोटी बातें हमको अच्छे मार्क्स दिला देंगी। क्यों? छोटी छोटी बातें हमको अच्छे मार्क्स दिला देंगी। थर्ड पार्ट, अब देखो ये थोड़ा सा लीक से हट करके है, बच्चे घबराते हैं, ऐसा घबराना नहीं चाहिए बेटा। थर्ड पार्ट लीक से हटके क्या, देखो इसमें रूट इन्वॉल्वमेंट है, रूट x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी आवे, जो भी परिस्थितियां आएंगी हम लोग झेलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि इस अचर को और x स्क्वायर के गुणांक को हम गुणा करते हैं। 5√2 को जब हम √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। √2 को √2 से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 गुना 5। अब इसके फैक्टर कर लो तो 2 और 5 आएगा, कितना आएगा, 2 और 5। कभी कभी 10 और 1 का भी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, 10 को हम 10 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, बाई चांस कहीं हमको 11 हो, ठीक है, तो हम 10x प्लस 1x लिखेंगे। ऐसे भी आता है, यहाँ 7x है, तो देखो अब ये तो हो गया बेटा 2x और 5x में तोड़ देंगे, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यदि आपने ये ठीक से तोड़ दिया है तो ये फैक्टर बनेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा बुद्धि का यूज करेंगे बेटा। हम देख रहे हैं ना, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन क्या है, गुणनखंड के रूप में हम √2 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों बेटा, 2 को हम √2 इंटू √2 समझ सकते हैं। तो ये जब √2 इंटू √2 है, यहां भी √2 है, इसका मतलब √2 कॉमन है। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब x कॉमन है, x कॉमन है। अब बचा क्या, यहाँ √2 था, √2 निकल गया, x पावर 2 था, एक x निकल गया, तो x पावर 1 बचा, प्लस अब देखो ये 2 जो है √2 इंटू √2 है, और एक √2 बाहर आ गया, तो इस 2 में से एक √2 बाहर आया है, तो √2 बच गया। बस इतनी सी बात है, क्या कि 2 को हम √2 इंटू √2 समझ सकते हैं। 2 को हम के गुणनखंड √2 और √2 समझ सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बेटा। क्यों, थोड़ा सा आदत डालनी चाहिए, आगे जाकर के आपको इन्हीं सब चीजों का यूज करना है। तो ये हो गया बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, हमने कहा था अभी पिछले कुछ प्रश्न में कि जो हमको ये चीज हमको लाना है,
हर हालत में यही बचना चाहिए कॉमन लेने के बाद। तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज पहले से लिख लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ 5x है, इसका मतलब यहाँ हम +5 डाल दें तो ये संतुलित हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। और 5 से कॉमन दिख भी रहा है, 5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कॉमन ले लिया तो x + √2 बच गया। अब वही पुरानी बात, क्या ये x + √2 दोनों में है तो लिख लेते हैं, यह x + √2 और एक ब्रैकेट में बचा √2x + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। यदि x + √2 इक्वल टू 0 तब x बराबर -√2। यदि √2x + 5 इक्वल टू 0 तब √2x बराबर -5 या x बराबर -5/√2 बस। तो x की वैल्यू क्या होंगी, अतः x बराबर कितना बेटा, यहाँ कितना था -√2 और x बराबर -5/√2, दोनों माइनस किया ना बेटा, ठीक है, बहुत सुंदर। अब चेक करना चाहो चेक कर लो, हैं? हम क्या रखना चाहते हैं, √2 माइनस का, तो ये √2 है ही हमारा, फिर x² मतलब -√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 × √2 माइनस का माइनस है ना बेटा, प्लस का 5√2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ये आ जाएगा और माइनस गायब हो जाएगा, ये बेटा बचेगा 2√2 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बेटा, ये प्लस का, अच्छा ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस का 7√2 हो जाएगा और ये प्लस का 5√2 प्लस का 2√2 ये, तो 7√2 माइनस 7√2 इक्वल टू 0 और 0 ही है बेटा। तो इस तरीके से हमको पता चल जाती है बेटा कि हमारा हल सही है कि नहीं है, ठीक है। हमको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ ना परीक्षा हाल में, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारा चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके जो हल हैं, उसके जो शून्यक हैं और ये द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं, इनके लिए हम जैसे प्रश्न करेंगे हमको पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है, और सही ही करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो ये फोर्थ क्या दे रखा है, 2x² - x धन 1/8 बराबर 0। अब देखो 8 सबसे पहले खलता है, बटे में 8 जगह बांट दो, अरे भाई बांटेंगे क्यों, हम गुणा कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाएं कैसे, हम प्रत्येक पद में 8 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये अच्छा लगता है कि बटे वाला अच्छा लगता है, बटे 8, अरे क्यों भाई बटे 8 8 क्यों बटे भैया, क्यों बताते नहीं हो क्यों बटे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सुंदर। अब फिर वही पुरानी बात, क्या x² का गुणांक 16 है और ये अचर पद 1 है, 16 और 1 का गुणा कर लो, 16 आया और 16 के खंड करो, 4 चौका 16, ये इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऋण 4 और ऋण 4, तो ऋण 4 को ऋण 4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा और ऋण 4 और ऋण 4 का जोड़ोगे तो ऋण 8 आ जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, 16x² ऋण का 4x ऋण का 4x धन 1 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा, यह लिखते हो ना, यह 4x कॉमन है तो यहाँ बचा 4x - 1 और यहाँ -1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 पद हो गए, 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 वहाँ भी है, तो कॉमन ले लो बेटा, यह 4x - 1
और ये भी हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अब इसके जो मान है द्विघात समीकरण में वो क्या आ जाएगा, यदि ये दोनों एक है ना, तो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। तो x के जो दो मान होंगे दोनों क्या होंगे बेटा, x बटे 1/4 ही होंगे। ठीक है, तो x के जो दो मान हैं, x के जो शून्यक हैं वो क्या हो जाएंगे, एक पहला शून्यक भी 1/4 है और दूसरा शून्यक भी 1/4 है। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, ये 100x इसको कर लेना बेटा, ये 100 है, ये 1 है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई 100 आवे और क्या बेटा योगफल या ऋणफल 20 आवे, तो ऋण 10 और ऋण 10 कर देंगे इसको। ठीक है, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो 100 और 1 का गुणा करोगे तो 100 आएगा। 100 के फैक्टर करोगे, ऐसा फैक्टर करना है कि गुणनफल तो 100 आवे और योगफल माइनस का 20 आवे। तो 10 दहम 100, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1। ठीक है, ये आपने कर लिया है तो बड़े आराम से आपका आगे बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हम लोगों ने हल कर लिया। बहुत सुंदर बेटा। अब देखो, अब प्रश्नावली 1 में क्या था, दिए गए कथन से हमको समीकरण बनाना था। तो वैसे ही उदाहरण 1 में एक कथन था बेटा। क्या कथन था, उदाहरण 1 में 2 पार्ट थे। क्या था, जान और जीवंती। देख लेना बेटा, उदाहरण में देख लेना। उदाहरण 1 है बेटा, जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। जान और जीवंती बच्चे होंगे, खेल रहे होंगे। 45 कंचे हैं, दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो उदाहरण है बेटा, उदाहरण में उन्होंने क्या मान लिया था कि आरंभ में उनके पास x कंचे थे। एक के पास जान के पास मान लिया कि x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, कुल 45 थे ना बेटा, कुल 45 थे। जैसे हमारे आपके पास मिला के 50 रुपए हैं और हमारे पास 20 रुपए, इसका मतलब आपके पास 50 ऋण 20 यानी 30 आपके पास है। तो ऐसे ही जीवंती के पास हो जाएंगे बेटा 45 माइनस x। तो कुछ ऐसे ही इन्होंने समीकरण बनाया था। समीकरण बनाया कैसे था, चलो हम देख भी लेते हैं। ठीक है, ये उन्होंने तो बनाया था, हम लोग भी बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये प्रश्न समीकरण हमारा बनाया है, उन्होंने हल कर दिया है। उन्होंने प्रश्न के हिसाब से, कथन के हिसाब से ये समीकरण बना के दिया है उदाहरण में, इसको हल करना था। लेकिन चलो हम अभी क्या कर लेते हैं, इसका समीकरण कैसे आया ये भी चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, हो सकता है आपने न ध्यान दिया हो, तो चलो ध्यान देते हैं, हम लोग मिल करके ध्यान देते हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग कहाँ हैं, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में एक चर होता है, तो हम केवल एक मान लेंगे कि जान के पास x है, जीवंती के पास y हम नहीं मानेंगे। ठीक है, माना जान के पास x कंचे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। माना फर्स्ट पार्ट, माना उदाहरण है ना बेटा, माना जान के पास, किसके पास, जान के पास x कंचे हैं। अतः जीवंती के पास मानेंगे नहीं, जीवंती के पास बता देंगे इतने होंगे। जीवंती के पास कुल कितने हैं बेटा, 45 माइनस x कंचे होंगे। बस ये है बेसिक इसका, कंचे होंगे। ठीक है, फिर एक देखो
कहता है कि दोनों 5-5 खो देते हैं। अरे भैया खो देते तो हम लोग क्या करें, खो देते हैं, ठीक है। अच्छा जान के पास x है तो खोने के बाद इसके पास क्या बचेगा, x ऋण 5, और जीवंती के पास 45 ऋण x है, ये भी 5 खो देती है तो इसके पास बचेगा -5, जो था उसमें से -5 कर देते हैं। ये जीवंती के पास हो गए, ये जान के पास हो गए। कहता है कि खो देते हैं तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। खोने के बाद क्या बेटा, खोने के बाद उनके कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है बेटा, 124 है। बस यहां डाल दिया बेटा प्रश्नानुसार, ये कह रहा था बेटा। तो ऐसे ही इस समीकरण को बनाया था और थोड़ा सरलीकरण किया था तब ये समीकरण बन गया था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया ना। 45 माइनस एक्स बचेगा, लेकिन 5 खो दिया है तब अब इतना बचेगा, ये इनका गुणनफल 124 है। बस ठीक है, ये है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये ला दिया था, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। कैसे करें, x को हम पहले इसको हल्का कर लेते ना, x माइनस 5 यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 45 में से 5 चला जाएगा 40, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, ठीक है। x को हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, ठीक बेटा। फिर -5 का इसमें करेंगे तो माइनस का 200 आ जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, माइनस का 124 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, माइनस का x² हो गया, ये वाला लिख लिया, और 5x और 40x प्लस का 45x और 200, माइनस का 200 है और माइनस का 124 मिला करके माइनस का 324 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, या x² में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह x² हो जाएगा, माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0 बेटा। ये उन्होंने बनाया था, कह रहे इसको हल करो, ठीक है। समीकरण तो बना दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि उदाहरण 1 में दी समस्या का हल निकालो, ठीक है। समस्या ये थी, समस्या को समीकरण के रूप में उन्होंने बना दिया था। क्यों, पहली प्रश्नावली में समस्या को समीकरण के रूप का ही बनाना था, ठीक है। हल निकालने को कह रहे थे, उनका मतलब ये है कि इस समीकरण को हल करो, बस। समीकरण बना तो दिया था उन्होंने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे समीकरण बनाया है। अब हल निकाल लेते हैं। अब क्या बेटा, x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। देख लेना बेटा, वहां दिया है, ठीक है। हम लोगों ने तो एक्सप्लेन कर दिया, इन उदाहरण देख लेना, ठीक है। तो क्या कर रहे थे बेटा, ये हो गया। अब वही पुरानी बात, क्या 324 से खंड करेंगे, कौन से खंड, गुणनखंड। क्यों बेटा, कहाँ कर लें, यहाँ रफ कर लें, ये रफ पार्ट है बेटा, तुम नहीं कहीं कहीं करने लगना। क्यों, क्यों तुम्हारे पास स्पेस है, वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेना। 324 तो 2 है ना, तो 2 एकम 2, 1 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 27, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 27 के खंड करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना लाना था, 45। कितना लाना है, 45। तो कैसे करें, 3 का 9 27, 27 दूना 54, 54 में से 6 जाएगा, 45 कैसे आएगा बेटा, 45 ये सही है ना बेटा। 324, 3 का 9 27, 81,
81 दूना 105 दूना ये, तो 2 दूनी 4 के 12, 12 12 36, 36 और 9 45। क्यों? क्योंकि इसके दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। क्यों? गुणनफल हमारा प्लस का है, तो ये हो जाएगा या एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 के 12 36, 36 एक्स माइनस का 9 एक्स प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या करें, x काम में ले लो, या x काम में ले लिया, बचा हमारा x ऋण 36, फिर यहाँ -9 काम में ले लो, यहाँ भी बचा x ऋण 36। ठीक है, या x ऋण 36 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x ऋण 9 बराबर 0। यदि x बराबर x ऋण 36 बराबर 0, तब x बराबर 36। ठीक है, x क्या है, x हमने माना था कि जान के पास कंचे, तो यदि जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। ठीक है, ठीक है, यदि x ऋण 9 बराबर 0, तब x बराबर 9। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? हमारा फिक्स नहीं है कि जान के पास कम है या जान के पास ज्यादा है। सिचुएशन ये है कि दोनों के पास मिला करके 45 है। ठीक है, तो किसी के पास कोई भी गिनती हो सकती है। ठीक है, किसी के पास 36 हो सकते हैं, किसी के पास 9 हो सकते हैं। यहां बंटवारा नहीं है बेटा, देखो कैसे बंटवारा नहीं है। यदि जान के पास x यानी 36 है, 36 कंचे हैं। ठीक है, तो जान के पास 36 है और कुल 45 है, तो जीवंती कौन बेटा, तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बेटा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9, 45 माइनस 36, तब 9 होंगे, 9 कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। बात समझ पाए? और 9 भी आ रहा है? यदि क्या बेटा, यदि जान के पास 9 कंचे हैं, पहले 36 आया था बेटा, बाद में 9 आया। यदि 9 कंचे हैं, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने जान के पास हमने x माना था और x के 2 मान आ गए, 9 और 36। यदि जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। ठीक है, यदि जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। यदि जान के पास 9 कंचे हैं, तब जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे बेटा, 36, 45 माइनस 9 यानी 36 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। यही हमारा आंसर हो गया। इसको प्यार से लिखना बेटा, है बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ लिखना बेटा, है पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना। ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। समीकरण उन्होंने बना दिया, उदाहरण में समीकरण बना दिया है और हमसे कहते हैं इसका हल करो। ठीक है, ये क्या था कि एक कुटीर उद्योग में, सेकंड पार्ट ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत ₹750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने समीकरण बना रखा है, ये समीकरण बना रखा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उदाहरण देख लेना बेटा, वहां मान लिया कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। चलो समीकरण बना लें क्या है, माना उदाहरण दे रखा, लेकिन हम लोग फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं, समय लगेगा,
कोई बात नहीं, हम लोग के पास समय ही समय है। माना कहता है उनके यहाँ है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अतः एक खिलौने का मूल्य प्रश्नानुसार कितना होगा बेटा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने यानी x घटाने की संख्या के बराबर, ये हो गया बेटा मूल्य। 55 में से कह रहा है कि घटा दो क्या, जितने खिलौने निर्मित हुए एक दिन में खिलौना निर्मित हुआ x, ये हो गया मूल्य। तो कुल मूल्य, अब देखो कुल लागत कितना हो जाएगा 750। तो खिलौने कितने बेटा x, और एक खिलौने की कीमत है ये, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? कुल लागत होगी बेटा x इंटू 55 माइनस x। अब प्रश्न के हिसाब से ये 750 है, ठीक है। x को उधर मल्टीप्लाई कर दो, या 55x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले लिखो बेटा, तो जाएगा या x स्क्वायर माइनस का 55x, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो सारे सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही दे रखा बेटा। ऐसे ही समीकरण बनाया है बेटा, ठीक है। एक खिलौने का मूल्य हमने निकाल लिया था, एक खिलौने का मूल्य 55 में से खिलौनों की संख्या को माइनस कर दो। क्या कर दो? एक खिलौने का मूल्य 55 में से खिलौने की संख्या को माइनस कर दो। तो 55 में से x को माइनस कर दिया तो 55 माइनस x आ गया। ये हो गया एक खिलौने का मूल्य, और एक नंबर ऑफ खिलौने की संख्या कितनी बेटा x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो लागत आ गई, ये आ गया बेटा। अब इसको हल करने को कह रहा था, क्यों बेटा? तो हल कर लो 75, कितने से कटेगा? 2 से, 2 3 6 1 7, 2 से 14, 1 15, 2 5 10, 7 3 10, 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 2 6, 1 7 4 25 15। क्या लाना बेटा? 55। और दोनों ऋण के होंगे, क्यों? क्योंकि गुणनफल हमारा धन का है, तो 25 दूना 25, और ये कितना बेटा? 2 3 6 5 30। बहुत सुंदर, 30 और 25 हो गया बेटा। या x स्क्वायर बराबर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750, ठीक है। x कॉमन ले लो, या x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा, यहाँ x माइनस 30 बचा, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लोगे बेटा, यहाँ भी x माइनस 30 बचेगा, इक्वल टू 0। तो क्यों? सही चल रहा है बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? x के दो मान आ जाएंगे, x के मान कितने आ जाएंगे? 2। x माइनस 30 कॉमन ले लो, और तो यहाँ क्या बचा? x माइनस 25
बराबर 0। ठीक है, तो यदि x बराबर, ठीक है, तो यदि x माइनस 30 बराबर 0 तब x बराबर 30। ठीक है, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तब x बराबर 25। वेरी गुड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो चीजें बन जाएंगी बेटा। हाँ, ठीक है। हाँ, ये दो चीजें हो सकती हैं। हाँ, उसकी संख्या 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। हाँ? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब योग 27 है, वही कंचे वाली बात। ठीक है, 45 कुल है, एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे। एक संख्या मान लो x है तो दूसरी संख्या अपने आप 27 माइनस x, 27 ऋण x होगी। माना ये अपने आप हो जाएगा बेटा। दूसरी है, हमको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम लोग कहां हैं, हम लोग हैं द्विघात समीकरण में जिसमें एक चर होता है। माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या योग कितना है, 27 है ना, 27 ऋण x होगी। बस इतनी सी बात है। शुरुआत आपने अच्छी कर दी, अब चीजें बन जाएंगी। और गुणनफल 182 है। बस प्रश्नानुसार, क्या बेटा, प्रश्नानुसार क्या बेटा, x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। बस, या 27x ऋण का x स्क्वायर माइनस का 182 0। ऋण से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले लिख लो, या x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। फिर वही बात है, 182 के खंड कर लो। क्या 182 के कर चुके थे ना, लेकिन करना पड़ेगा। 182 को 2 से, 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से, फिर 13 से, 7 में 14 और 13। वेरी गुड। इसको हम तोड़ लेंगे। क्या तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। अब यहां x कॉमन ले लो, या x माइनस 13 बचेगा, यहां माइनस 14 कॉमन ले लो, यहां भी बचेगा x का माइनस 13। ठीक है, अब ये x माइनस 13 है, x माइनस 13 कॉमन ले लिया। अब ये क्या बचा, x माइनस 14। ये तो क्रम से भी आ गए। क्यों बेटा, x माइनस 14। ठीक है, प्रश्न में दिया नहीं था लेकिन ये क्रम से है। तो क्या लिखें, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14। अब देखो, इसमें दो सिचुएशन है। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 ऋण 13 यानी 14। लिख लो दोनों सिचुएशन। यदि पहली संख्या x बराबर 13 है तब दूसरी संख्या, ठीक से लिखना है। क्यों, जो काम करेंगे बढ़िया करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया है कि x का मान 13 या 14 है, ऐसी बात नहीं है। संख्या ये है, यदि ये 13 है तब दूसरी संख्या हो जाएगी कितना होगा, 27 ऋण 13 यानी 14 होगी। ठीक है, संख्याएं 13 14 हो सकती है। यदि एक सिचुएशन ये आ गई, यदि दूसरी सिचुएशन है, यदि पहली संख्या x बराबर 14 है
तब दूसरी संख्या x बराबर 27 ऋण 14 यानी 13 होगी। ठीक है, तो संख्या क्या हो सकती है? 13 14 हो सकती है या 14 और 13 हो सकती है। ये सिचुएशन है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। बहुत सुंदर बेटा, ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्यों? हम लोग मन लगा के कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, समय लगेगा कोई बात नहीं, समय की चिंता नहीं करना है। क्यों? कहता है दो क्रमागत, अब यहां क्रम से आ गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत है, अब दे रखा है बेटा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे कोई दो क्रम से पूर्णांक क्या होंगे? 50 के बाद 51 होगा, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि एक 50 है तो दूसरा 51 है। यदि मान लो एक 61 है तो दूसरा 65 है। क्या एक को यदि आपने मान लिया तो दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है, दूसरे में आप +1 कर दो तो माना। ठीक है, चौथा माना क्रमागत संख्याएं x और x धन 1 है। बस ये है शुरुआत। एक को x मान लिया तो दूसरा अपने आप क्रम से है ना बेटा, तो क्रम जस्ट 1 प्लस कर देने पा जाता है। 19 20 क्रम से है, तो 19 में यदि हम 1 जोड़े तो 20 आया। एक x है तो x में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। बस जिनके वर्गों का योग। अब देखो यहां क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार वर्ग, x का वर्ग इतना हो जाएगा, x का धन स्क्वायर, इसका हो जाएगा x धन 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। बस ठीक है, या x स्क्वायर, इसको खोल लो बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इधर ले आओ बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इतना जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 364। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस का x, ये 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4, फिर 182 आ गया। ठीक है, इसको फिर फैक्टर कर लो, 182 2 9 18 2 1 2 7 से 13 और फिर यहाँ प्लस 1 लाना है तो 14x माइनस 13x कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुणनफल ऋण में आना है, ये हो जाएगा ना बेटा। तो x की वैल्यू करें क्या, यह x स्क्वायर यहाँ x है प्लस 14x माइनस का 13x। क्यों? प्लस वाला ज्यादा चाहिए, 14x में से 13 चले जाएगा तो प्लस का x बचेगा, और 14 को ऋण 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऋण 182 आ जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ x धन 14 बचा, और यहाँ ऋण 13 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी x धन 14 बचेगा। ठीक है, तो अब दो चीजें हो गई बेटा, x धन 14 दोनों में कॉमन है, यहां बचेगा x ऋण 13। यदि x धन 14 बराबर 0 तब x बराबर ऋण 14 जो अग्राह्य है। क्यों? कहता है धनात्मक पूर्णांक, और ये तो बेटा ऋण आ गया है, तो यहां लिख दो जो अग्राह्य है, जो लिया नहीं जा सकता। क्यों? प्रश्न कह रहा है भैया धनात्मक, ये तो ऋण है, जो अग्राह्य, कैसे लिखते हैं, अग्राह्य। ठीक है बेटा, जो अग्राह्य है। ठीक है, अब यदि x ऋण 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। ठीक है, तो एक 13 हो जाएगी तो दूसरी x धन 1 यानी 13 धन 1 14 होगी। अतः संख्याएं होंगी, क्या लिख रहे हैं,
अतः संख्याएं होंगी 13 और 13 धन 1 14, बस इतना सा और लिख लो। तो ये हो गया बेटा, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4 हो गया। बहुत सुंदर बेटा, 4 हो गया ना। 2 क्वेश्चन और हैं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है, प्यार से करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको तो ये तो नहीं लगता है कि हम जल्दी में हैं? क्यों, हम ठीक से बता रहे हैं बेटा कि नहीं बता रहे हैं? क्यों, पूरी चीज आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये भी हमको बताना बेटा। बताते तो हो नहीं बेटा, ठीक है। अब एक है समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज आता है तो दिमाग में तुरंत पाइथागोरस प्रमेय की बात घूमने लगती है कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का लिंक होगा इस प्रश्न से, ठीक है। क्यों, समकोण त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज हो और पाइथागोरस को हम लोग याद ना करें तो बात बनेगी नहीं बेटा। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बहुत सुंदर, कहता है ऊंचाई उसके आधार से, तो कहां से संबंध बनाया, आधार से, तो हम आधार को x मान लेंगे। तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम, x से x माइनस 7 हो जाएगी। समकोण त्रिभुज है बेटा, ठीक है। माना आधार x सेंटीमीटर है, अतः ऊंचाई 7, उस ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x है, इससे 7 कम, यानी x ऋण 7 होगी, ठीक है। ये x है, ये है x ऋण 7, और कर्ण को 13 दे रखा है, कर्ण को 13 दे रखा है बेटा, 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार अतः या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, लंब का वर्ग यानी x ऋण 7 का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, क्या सही चला ना बेटा? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x ऋण 7 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर, ये 169 आएगा, इधर ले आओ माइनस का 169 बराबर 0। ठीक है, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इस 9 में से ये 9 जाएगा तो 0 बचेगा, इस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, इस एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार 2 से और डिवाइड कर लो, या x स्क्वायर माइनस 7x, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया। अब से 60 के हमको क्या करना पड़ा, गुणनखंड करने कर लेंगे। 60 30 15 5 1 क्या लेना है बेटा, माइनस का 7x लाना है। और देखो बेटा गुणनफल ऋण है, इसका इसके 2 टुकड़े होंगे, एक होगा प्लस का एक होगा माइनस का। ठीक है, क्यों, तभी तो गुणनफल हमारा ऋण का आएगा, और एडिशन जो है माइनस से बनाना है, इसका मतलब जो माइनस वाला टुकड़ा है वो ज्यादा होगा। तो कैसे करें, 7 लाना ना, तो 5 से 15 15 में से 4 2 में 4 से 12 12 और 5, वेरी गुड। इसको तोड़ देंगे 12 और 5 में, या x स्क्वायर
माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, अब x कॉमन ले लो, x ऋण 12, यहाँ प्लस का 5 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा x ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, दो पद हो गए, दोनों में x ऋण 12 कॉमन है, यहाँ क्या बचा बेटा x ऋण 5 बराबर 0। यदि x ऋण 12 बराबर 0 तब x बराबर 12, यदि x धन 5 बराबर 0 तब x बराबर ऋण 5। ये अग्राह्य है, क्यों? जो है लंबाई या चौड़ाई ऋण में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जो होगा वो धन में होगा, तो इसको लिख देंगे अग्राह्य। लंबाई या ऊंचाई या आधार कुछ ऋण में नहीं होगा, अग्राह्य। मेजर करेंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो आधार, अतः आधार 12x बराबर 12 होगा एवं ऊंचाई x ऋण 7 कम था ना बेटा, x ऋण 7 यानी 12 ऋण 7 बराबर 5 होगा। ठीक है, यही उत्तर हो गया। ठीक है, 12 और 5, बहुत सुंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। ठीक है, अब हमारे ख्याल से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्यों? ठीक है, कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बहुत सुंदर, निर्माण की लागत को कहां से कोरिलेट किया है, कहां से संबंधित किया है? बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या से। तो हम पहले मान लेंगे कि क्या लिखें, शुरुआत कैसे करें? माना उस विशेष दिन, हर दिन की बात नहीं, उस विशेष दिन, जिस दिन ये सिचुएशन है, उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गई ना, निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, अतः उस दिन एक बर्तन की कीमत, बस ये स्टेटमेंट समझने की बात है। ये बड़ा क्वेश्चन देकर के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कौन पढ़े। प्यार से पढ़ो ना भाई, ठीक है, प्यार से पढ़ो। उस दिन एक बर्तन की कीमत, अब देखो बेटा, कहता उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कितना? 2 गुने 2x से भी 3 अधिक है, धन 3। ये हो गया बेटा। तो ये बर्तनों की संख्या आ गई, ये एक बर्तन की कीमत आ गई। ठीक है, और ये उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए। अब एक बात बताना बेटा, जैसे मान लीजिए किसी उसमें 50 बर्तन बन रहे हैं। कितने बर्तन बन रहे हैं? 50। और एक बर्तन की कीमत 103 रुपए है। कितना बेटा? 103। तो एक बर्तन की कीमत 103 और 50 बर्तन, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 103 गुणा 50। तो एक बर्तन की कीमत है 2x धन 3, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, 2x धन 3, और एक बर्तनों की संख्या है x, एक बर्तन की कीमत ये है, बर्तनों की संख्या ये, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 90 जगह की, तो हमारे हिसाब से कुल लागत हो जाएगी दिस इंटू दिस। प्रश्नानुसार लिख लो,
कुल लागत, अतः उस दिन, लिखने में कसर ना छोड़ो बेटा, उस दिन, ताकि आपको ये न लगे कि ये आया कहां से, आपको ठीक से बैठ जाएगा जेहन में, आपके जेहन में भी ठीक से बैठ जाएगा और आपको चेक करने वाला भी गदगद हो जाएगा। अरे वाह, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अतः उस दिन की कुल लागत कितनी जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3 होगी। ठीक है, अब यहां प्रश्नानुसार पूछे दो, प्रश्नानुसार क्या बेटा, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 धन माइनस 90 बराबर 0। ये भी 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 180, 2 9 18, फिर ये 45 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। 5 से 15 या 45, 90, क्या लाना बेटा, 3 लाना है, 3 लाना है प्लस का, और मल्टीप्लाई में माइनस आना चाहिए। इसका मतलब 2 टुकड़े होंगे, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। तो 5 से 15 ले लो, और 2 दूनी 4 के बराबर ले लो बेटा, 3 ही तो लाना है। बहुत सुंदर बेटा। या 2x स्क्वायर प्लस 15x, 15 को पहले लिख लो, 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब ये x कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2x प्लस 15, यहाँ बेटा माइनस का 12 है ना, यहाँ माइनस का 6 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। फिर कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 कॉमन है। ठीक है, 2x प्लस 15 बचेगा क्या, यहाँ x माइनस 6 बचा बराबर 0। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तब 2x इक्वल टू माइनस का 15, या x इक्वल टू माइनस का 15/2। ठीक है, ये तो बेटा गड़बड़ है, नॉट एक्सेप्टेबल, अग्राह्य है। क्यों, बर्तनों की संख्या या मूल्य ऋण में नहीं हो सकता, अग्राह्य है, अग्राह्य है। ठीक है, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तब x बराबर 6। तो बर्तनों की संख्या हो गई 6, बर्तनों की संख्या 6 हो गई। तो अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत, तथा प्रत्येक नग, प्रत्येक बर्तन, प्रत्येक पीस, प्रत्येक नग की लागत कितना बेटा, 2x माइनस प्लस 3 बराबर 2 गुणे 6 धन 3 बराबर 12 3 15 बराबर 15। यही आंसर आ गया बेटा हमारा। ठीक है, ये उत्तर हो गया। शान से लिखो बेटा, वेरी गुड, आपने कर लिया। क्या कर लिया, 4.2 एक ही सेशन में कर लिया। एक ही सेशन में आपने इंट्रोडक्शन भी देखा और प्यार से हर क्वेश्चन को किया भी। उदाहरण 1 में जो उन्होंने समीकरण बना के दे रखा था, वो कैसे उन्होंने बनाया वो भी हम लोगों ने सीख लिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बेटा आपका साथ हमें। यदि आपको भी हमारा साथ अच्छा लगा हो ईमानदारी से, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारा अपना चैनल अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू।